नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 3। ऑलवेज टॉप चैनल पे सभी लोग जुड़ जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 3 की, और मैं आपका अपना साथी नवीन। देखिएगा, आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र भाग 3। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर कि हमने क्या किया था, ऑक्सीजन इनहेलेशन एक्सहेलेशन किया था। चलिएगा देखिए, हमने किया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, श्वास लेना और श्वास छोड़ना हमने बात किया था। समझिएगा, हमारी बॉडी के अंदर हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन उसकी मात्रा हमने बताई थी कि हम 21%, और वापस निःश्वसन में बाहर छोड़ देते हैं O2 को, कितना 16%, वो आई है 5% यूज में। नेक्स्ट बात की थी हमने कि हमने क्या किया था, CO2 लिया था। देखिए, हमने CO2 रेस्पिरेशन किया था और CO2 की मात्रा 0.03% होती है, और वापस जब हम एक्सहेलेशन किया था तो इसकी मात्रा 3 से 4% निकली थी, और इसका रीजन बताया था मैंने, डिफ्यूजन, विसरण के कारण, यानी कि डिफ्यूजन के कारण इसका क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अमाउंट में ये गैस वापस निकलती है। नेक्स्ट बात समझिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर हमने जो नाइट्रोजन के बारे में बात किया था, नाइट्रोजन हम 7.1% इसको लेते हैं और वापस ही 8.1% एक्सहेलेशन कर देते। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या होता है, समझिएगा। इसका रीजन ये होता है कि ये वाटर के हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड होता है, नाइट्रोजन बॉडी में अनसोल्युबल यानी कि अघुलनशील होती है, तो तभी इसकी मात्रा क्या होती है, चेंज नहीं होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्ट 3 में चल रहे हैं हम, आगे की बात करते हैं कि सर ये हम रेस्पिरेशन करते हैं तो फाइनली जो आपको बताया था मैंने कि हम खाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और फाइनली ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में और प्लस ATP। सर ये ATP क्या है, इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे अब कि ATP क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा, देखो ATP क्या होता है, होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक चक्कर चलता है। देखिएगा, श्वसन चक्र की बात करता हूं। श्वसन चक्र हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्लूकोज खाया। देखो ग्लूकोज, हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया, जैसे ही ग्लूकोज आया और ये ग्लूकोज पहले चक्कर लेगा, उसके अंदर चेंज होगा ये ग्लाइकोलिसिस चक्कर में, ग्लाइकोलिसिस चक्कर साइकिल, ग्लाइकोलिसिस चक्कर यानी कि साइकिल, उसमें चेंज होगा। और इसका जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद वो बनेगा पाइरूवेट अम्ल बनेगा। सबसे पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज टूटेगा, किसमें, ग्लाइकोलिसिस चक्कर होगा और उससे पाइरूवेट अम्ल बनेगा। अब ध्यान रखना, बात यह आती है कि सर ये जो ग्लाइकोलिसिस चक्कर होता है, ये ध्यान रखना, ये कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है,
अब क्या होगा समझिएगा, ये साइटोप्लाज्म में होने के बाद में क्या होगा, जो पायरुवेट अम्ल है ये दो पार्ट में जाएगा। क्या, सबसे पहले क्या, विद ऑक्सीजन, विद O2 या विदाउट O2, और एक जाएगा विद O2, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। अब ये विदाउट O2 क्या होगा, फिर दो पार्ट में जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, आगे जाके किण्वन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। देखिएगा क्या होगा, इसमें आगे जाके ये किण्वन होगा, किण्वन, और ये किण्वन दो पार्ट में होगा। फिर आगे जाकर समझिएगा, जो पहला पार्ट होगा इसके अंदर किण्वन के अंदर, वो होगा, देखिए इसमें बनेगा किण्वन के अंदर सबसे पहले लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और दूसरा बनेगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये अल्कोहल बनेगा और इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड। अब क्या होगा समझना, ये हमारी पेशी के अंदर बनता है, मसल्स में, और इथाइल एल्कोहल बनता है, ये बनता है यीस्ट यानी कि खमीर, और बैक्टीरिया के अंदर यानी कि जीवाणु में बनता है, जीवाणुओं में बनता है। ठीक है क्या, और जो विद O2 होता है ये आगे फिर जाता है एक चक्कर में, इसको बोला जाता है क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर। अब जैसे ये क्रेब्स चक्कर जाएगा आगे, तो ध्यान से सुनना, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो बनेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनेगा इससे, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनेगा इससे। ध्यान से सुनना, ये क्रेब्स चक्कर आगे जाएगा और इससे सिट्रिक साइकिल बनेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ये संपन्न कहां होता है, आपने ग्लाइकोलिसिस चक्कर बताया था कोशिका द्रव्य में, ध्यान रखना ये दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ये संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर। अब बात यह आती है कि सर ये हमें एनर्जी कितनी देता है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये हमें एनर्जी देता है 93%, और जो विद O2 होता है ये होता है, यहां लिख देता हूं, ये हमें एनर्जी देता है 93% और ये देता है 7%, तो 7 और 93 टोटल हो गया 100% हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है क्या, अब मैं कुछ और बातें करूंगा इसके अंदर कि फाइनली जो हमें ये मिलता है, ये क्या क्या मिलता है और कैसे फंक्शन करता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। ठीक है क्या, चलिएगा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, चलिएगा। देखो, एक होता है ग्लाइकोलिसिस चक्कर, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा आपको बताया था कि क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल। देखिए क्रेब्स चक्कर, इनमें क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था एक बात कि ग्लाइकोलिसिस चक्कर में क्या होता है, अभी आपको बताया था कि ये हमें इस चक्कर वाइज चक्कर चलता है, ठीक है, आगे की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमें फाइनली पायरुवेट अम्ल देता है, पायरुवेट एसिड अम्ल, और ये हमें सिट्रिक एसिड देता है, सिट्रिक अम्ल देता है, ये चीज देता है हमें दोनों। अब एक बात समझिएगा, इससे हमें दो जल अणु, उसके अलावा दो NADP, इस NADP का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडिनिन
NADH सॉरी, इसका नाम है NADH। देखिएगा NADH, इसका नाम होता है निकोटिनामाइड एडिनिन। NADH का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, यह बनता है। और बात सुनिएगा, इससे क्या होता है, इससे फाइनली टोटल अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें टोटल की बात करते हैं तो टोटल एटीपी यानी कि कुल एटीपी वो 4 बनते हैं, लेकिन 2 क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं 2 एटीपी। तो नेट एटीपी जितना बचता है, नेट वो 2 एटीपी बनता है, नेट 2 एटीपी बनता है। ठीक है क्या, आगे बात समझिएगा। सर ये सिट्रिक अम्ल जो होता है इसमें क्या होता है, फाइनली ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें 38 एटीपी बनते हैं टोटल 38 एटीपी। सेकंड सुनिएगा, इसमें जो यूज हो जाते हैं, यूज एटीपी, इसमें भी 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर बात करते हैं कि नेट एटीपी कितना बचता है, नेट एटीपी, तो इसके अंदर नेट एटीपी बनता है 2 एटीपी बचता है। अब समझना एक बात, तो नेट एटीपी इसके अंदर बचा है 36, 2 यूज हो गया, तो इसके अंदर नेट एटीपी 36 एटीपी। अब समझना एक बात, 32 एटीपी इधर से और इधर से 36 एटीपी, तो हमें टोटल एटीपी कितना मिला है, हमें टोटल एटीपी मिला है 38 एटीपी मिला है। समझना आगे, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो हमें टोटल एटीपी हमें मिला है 38 एटीपी। अब समझना एक बात, इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बार बार पूछा जाता है, ठीक है, दूसरी चीज आपको पूछा जाएगा कि एक एटीपी में हमें कितने जूल एनर्जी मिलती है, तो एक एटीपी में ध्यान रखना 7.3 जूल प्रति मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट बात, अगर बात करते हैं हम कि जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक होता है ज्वारीय आयतन। सर ये क्या होता है, एक इसी को ही बोलते हैं टिंडल वॉल्यूम, टिंडल आयतन, और इसी को बोलते हैं सामान्य श्वसन। सर ये होता क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, समझना, हम जब अंतः श्वसन तथा बहिश्वसन या निश्वसन करते हैं, उस समय ऑक्सीजन की या गैस की ली गई तथा छोड़ी गई मात्रा क्वांटिटी क्या कहलाती है, टिंडल आयतन कहलाता है।
अब बात करते हैं कि सर टीडल आयतन की मात्रा कितनी होती है। एक बार में हम अंतः श्वसन और निःश्वसन कितना करते हैं, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। हम एक बार के अंदर अंतः श्वसन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन 500 ml गैस का करते हैं। तो नेक्स्ट उसी पे चलते हैं। नेक्स्ट कि देखिएगा कि हम अंतः श्वसन तथा निःश्वसन 500 ml गैस का करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा कि हमें अंतः सुरक्षित आयतन, अंतः सुरक्षित आयतन, अंतः सुरक्षित आयतन यानी कि जितनी गैस हम एक साथ में ले सकते हैं वो कितनी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये ले सकते हैं हम 2500 से 3000 ml। नेक्स्ट समझिएगा, निःसुरक्षित आराम से कितनी गैस छोड़ सकते हैं हम। निःसुरक्षित आयतन ये कितना होता है, तो ये ध्यान रखना 1000 से 1100 ml होता है, 1000 से 1100 ml होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हम जो अवशिष्ट आयतन होता है, रिड्यूस वॉल्यूम, फेफड़ों के अंदर अवशिष्ट आयतन होता है, आयतन वो कितना होता है, तो रिड्यूस वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना 1000 से 1200 ml इतना रिड्यूस वॉल्यूम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट समझिएगा, जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति के फेफड़ों में 500 से 700 ml गैस होती है, ठीक है क्या। ये चीजें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात सुनना, अगर बात करते हैं कि हमारा जो फेफड़ा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर मापने वाला यंत्र उसको बोला जाता है स्पायरोमीटर बोला जाता है, उसको स्पायरोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट बात समझिएगा, जो स्पायरोमीटर से मापा जाता है। अब बात यह आती है कि सर स्पायरोमीटर से माप लिया लेकिन श्वसन दर होती कितनी है, तो ध्यान रखना यह वयस्क अगर व्यक्तियों की बात करते हैं, वयस्क व्यक्ति अडल्ट पर्सन के अंदर, तो ध्यान रखना 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है, 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों के अंदर ये कितना होता है, अगर बात करते हैं बच्चों में श्वसन दर कितनी होती है, तो ये होती है 20 बार प्रति मिनट, 20 बार प्रति मिनट श्वसन दर होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 20 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट समझिएगा, अब बात करते हैं हम कि सर ये आपने बताया था एटीपी, एक चीज बताई थी, तो नॉट इंपोर्टेंट डाल के एक बात लिखना, हमारे शरीर का ईंधन ग्लूकोज है, लेकिन समझिएगा हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा एटीपी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरा पॉइंट कि मछली जो रेस्पिरेशन करती है वो करती है क्लोम, गिल्स, गलफड़े।
अगर बात करते हैं कि कॉकरोच, तिलचट्टा, ये करता है अपनी स्किन से, त्वचा से, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात करते हैं मेंढक, मेंढक तो ये दो तरीके से श्वसन करता है, ध्यान से सुनना। अगर पानी में है तो करेगा त्वचा से, और अगर पानी से बाहर है, भूमि पर है, तो करेगा ये लंग से, यानी कि फेफड़ों से, फेफड़ों से। और नेक्स्ट बात समझिएगा, जो ये बिच्छू होते हैं, बिच्छू, ये ध्यान रखना आप, बिच्छू के अंदर इनडेवलप्ड लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि अविकसित लंग्स, अविकसित फेफड़े होते हैं, बिच्छू के अंदर अविकसित फेफड़े होते हैं, और इनको बोला जाता है बुक लंग्स, बुक लंग्स बोला जाता है इसको, ठीक है क्या। इस प्रकार से आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। आपको जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूंगा बहुत ही जल्द। उसमें कुछ और भी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिखी हुई होगी, जो आपको एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फालतू चीजें नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मिलेगी आपको। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। धन्यवाद।